अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। D&F ब्लॉक एलिमेंट्स की ये 12th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे दूसरे ऑक्सो एनायन के बारे में, जो कि है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है, एक बड़ा ही यूज़फुल कंपाउंड होता है, जिसका इस्तेमाल कई सारे रिएक्शंस को प्रोसीड कराने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक तक हर तरह की केमिकल रिएक्शंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा कहीं कहीं कुछ टाइट्रेशंस में इसका इस्तेमाल एज एन इंडिकेटर भी किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग उसके ऊपर जो डिटेल्स हमारे चैप्टर में दी हुई है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैसे वो अलग अलग मीडियम में कैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग के MnO4 भी बोलते हैं। ये एक डार्क पर्पल कलर का कंपाउंड होता है, जिसका एक क्रिस्टल भी अगर आप किसी वाटर के टेस्ट ट्यूब में वाटर में डाल दें तो उसका कलर पूरा चेंज कर देता है, मतलब बहुत डार्क कलर देता है। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है? तो इसको बनाया जाता है MnO2 को किसी एक एल्कली मेटल की हाइड्रोक्साइड से फ्यूज़न करा के, और साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ऐसा करने से हमको पोटेशियम मैंगनेट मिलता है, जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करके हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने जैसा बताया कि क्या होता है इसमें, हम पहले लेते हैं MnO2 मैंगनीज की एक ऑक्साइड, जिसका हम फ्यूज़न कराते हैं किसी भी एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड से। तो हम यहाँ KOH एज एन एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा पोटेशियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है K2MnO4 और साथ में वाटर। अब यही जो K2MnO4 है, इसका एसिडिक मीडियम में हम लोग या फिर न्यूट्रल मीडियम या एसिडिक मीडियम, दोनों में हम इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करा सकते हैं। ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? KMnO4 में। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे कि K2MnO4 H2SO4 ले लेते हैं, एसिडिक मीडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट में। साथ में हमको मैंगनीज ऑक्साइड वापस मिल जाती है, वाटर बनता है 2 मोल, और हमारा पोटेशियम सल्फेट बनता है। अच्छा, अगर इसको हम लोग बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसके अलावा 4 मैंगनीज इधर हो गए और यहाँ पर 2। तो ये हो जाता है हमारा एक बैलेंस रिएक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है पोटेशियम परमैंगनेट को बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ऊपर के भी रिएक्शन बैलेंस करते हैं। यहाँ से हम एक्वस स्टेट हटा देते हैं ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए बैलेंस करने में। यहाँ पे 3 लग जाएगा, यहाँ पर आपका 4 लग जाएगा और ये 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन होता है हमारा प्रिपरेशन का। तो कुछ इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कमर्शियली भी इसको प्रिपेयर किया जाता है ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड से, जिसके बाद हम उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर देते हैं मैंगनेट आयंस में। होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, टिपिकल बात है क्या कि मैंगनीज ऑक्साइड जो होती है, इसका हम लोग फ्यूज़न कराते हैं, इसको फ्यूज़ करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि ऑक्सीडाइज्ड होती है एयर में, ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। या फिर हमने जैसे पहले इस्तेमाल किया था पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंगनीज ऑक्साइड, ये हमारे पास आ जाता है मैंगनेट, और ये फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किसी एक बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है मैंगनेट में। तो इस तरह से इसका कमर्शियली प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, तो लैब में अगर हम चाहें तो इसको आसानी से बना सकते हैं, बस हमको थोड़ी सी प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ पर हम कोई मैंगनीज का सॉल्ट लेंगे, जिसको परऑक्सीडाइज सल्फेट के साथ कन्वर्ट कर लेंगे मैंगनेट में। तो जैसे मान लिया हमारे पास मैंगनीज का एक कोई सॉल्ट हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, परऑक्सीडाइज सल्फेट ले लिया, तो H2O8 2 माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हम बैलेंस करते हुए चल रहे हैं क्योंकि रिएक्शन ज़्यादातर याद हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैंगनेट मिल जाएगा MnO4 माइनस, और साथ में बाई प्रोडक्ट में मिलता है हमको सल्फेट और 16H+ मिलते हैं, यानी एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसे करके मतलब हमारे पास टोटली 3 मेथड्स, एक ये हो गया, एक कमर्शियल मेथड हो गया, एक लेबोरेटरी मेथड हो गया। इस तरह से हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
मैंगनेट और पर मैंगनेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैंगनेट ग्रीन कलर का होता है और पर मैंगनेट पर्पल कलर का होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो नियरली स्ट्रक्चर इनका टेट्राहेड्रल जैसा ही होता है। जैसे अगर हम मैंगनेट का कंपैरिजन करें तो ये हमारा मैंगनेट का आयन हो गया, सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड से इधर, कुछ टेट्राहेड्रल जैसा होता है और इसके ऊपर नेट चार्ज 2- का होता है। अगर हम पर मैंगनेट की बात करें तो Mn डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो, तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो माइनस चार्ज। ये हमारा है मैंगनेट का आयन जो कि एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाता है, और ये है हमारा पर मैंगनेट आयन जो कि हमारा डार्क पर्पल कलर का होता है। अब बात करते हैं कुछ इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। तो इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जो इंपॉर्टेंट हैं वही बस ध्यान देंगे कि जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आप किसी भी कंपाउंड की लिखने जाएँ तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं, अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग तरह से बिहेवियर, ठीक। तो सबसे पहली बात तो इसकी कि इसका ये डार्क पर्पल कलर, ठीक है। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये इसका एक डार्क पर्पल कलर जो इसको एक डिस्टिंग्विश रूप देता है, डिस्टिंग्विश फॉर्म में रखता है, ठीक है। क्रिस्टल होता है तो क्रिस्टल को भी मेंशन कर देते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। सेकंड, इसकी बात करें सॉल्युबिलिटी की तो 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी 293 केल्विन पर, ठीक है। ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करें, थोड़ा सा इन द सेंस कि लगभग 513 केल्विन तक हीट करें, तो जो KMnO4 होती है ना, ये डिकम्पोज हो जाती है और डिकम्पोज होकर बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोटेशियम मैंगनेट में, और साथ में मैंगनीज ऑक्साइड भी बनता है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। ऐसा कब होता है, ऐसा 513 केल्विन पर हीट करने पर होता है, ठीक है। इसके बाद हमने जैसा पहले भी बताया कि दोनों का स्ट्रक्चर लगभग टेट्राहेड्रल जैसा ही होता है, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। याद रखना है हमको क्या कि ये एक डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। डायामैग्नेटिक नेचर का होने का मतलब इसके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे के सारे क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिस तरह का मीडियम होगा उस हिसाब से ये बिहेव करेगा। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, जैसा कि हम लोग उसका मीडियम लेंगे। तो अगर मान लीजिए न्यूट्रल लेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन में थोड़ा सा आइए इसको समझ भी लेते हैं कि अगर हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन हो तो क्या होगा। तो अगर हम न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे कि हमारे पास ये हो गया परमैंगनेट, वाटर लिया हमने, ठीक है, तो मैंगनीज ऑक्साइड बना और OH- बना। तो न्यूट्रल जो है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, न्यूट्रल फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास मैंगनेट से ये मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर चार्ज लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज क्या होता होगा, यहाँ पर +7 के करीब चार्ज आएगा और यहाँ पे आएगा +4, ठीक है। आप उसमें चाहें तो निकाल सकते हैं, 4 2 8 माइनस इधर करेंगे तो प्लस आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको बिहेव करता है। तो न्यूट्रल मीडियम में परमैंगनेट जो है मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसके कुछ हम चाहें तो एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमने मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड लिया तो वो सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमने थायोसल्फेट लिया तो वो सिर्फ सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, तो एग्जांपल में हम क्या करते हैं, KMnO4 इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा, तो ये मैंगनीज सल्फाइड बनाएगा, सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, साथ में कुछ वाटर बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये -2 से 0 हो गई। तो हमने देखा क्या कि पोटेशियम परमैंगनेट ने इसको कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये हो गया इसका हमारा न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम के बाद अगर हम बात करें बेसिक मीडियम की, तो बेसिक मीडियम या जिसको हम लोग एल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं, एल्कलाइन मीडियम OH- वाला मीडियम होगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम होगा या वीक एल्कलाइन। तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा, तो वहाँ पर इसका कैसा असर पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो जो KMnO4 है, ठीक, KMnO4 सपोज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, तो ये हमारे पास K2MnO4 बना लेता है और वाटर यहाँ पर निकलता है और साथ में ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है।
हम कह लें कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम होगा, जैसे KOH बेस या NaOH, किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लेते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि जो MnO4 माइनस है, यानी MnO4 माइनस, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, MnO2 में। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि एल्कलाइन मीडियम यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में MnO4 K2 MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, या अगर हम आयनिक फॉर्म में बात करें तो ये हमारा MnO4 माइनस है और यहाँ पर MnO4 2 माइनस है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में एल्कलाइन मीडियम में। और बात ये भी समझ लीजिए आपकी, जो वीक बेस होते हैं या जो थोड़ा सा कम एल्कलाइन होते हैं, उनका रिएक्शन और न्यूट्रल्स का रिएक्शन, यानी न्यूट्रल सोल्यूशन में जैसा MnO4 बिहेव करता है, वैसे ही वीक एल्कलाइन मीडियम में भी बिहेव करता है, यानी कि दोनों का बिहेवियर सेम होता है। ठीक है, दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, दोनों केस में कन्वर्ट हो जाएगा किस में, MnO2 में। ठीक, इसके लिए चाहें तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पर यही रिएक्शन जो हो रहा है, यही सेम रिएक्शन फॉलो होता है, MnO4 माइनस जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में, वीक एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा क्या होगा कि MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा K2 MnO4 में। अब बारी आती है कि ये किसके साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं। किसके साथ कैसा बिहेवियर रखने का मतलब, जैसे अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो एसिडिक मीडियम में हम लोग देखें तो जो H2S है वो सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फ़र में, या सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ऑक्सीलेट्स आयन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हम लोग रिएक्शन में टाइट्रेशन वाला जो रिएक्शन करते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, आइए समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एसिडिक मीडियम में हमने ले लिया KMnO4, ठीक है, और साथ में लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड ताकि हम एसिडिक मीडियम बना सकें, और हमने ले लिया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अब जैसा हमने बताया कि हाइड्रोजन सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ़र में, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या हमको मिलेंगे, पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, साथ में वाटर। इसको आप बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा रिएक्शन है, बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 पोटेशियम है, तो सबसे पहले हमको यहाँ 2 पोटेशियम करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है 2 इधर हाइड्रोजन सल्फेट, अच्छा तो ऐसा कर 4 इधर हो रहे हैं, तो यहाँ पर 3 कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 सल्फ़र आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, तो 5 2 10 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 6। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में बैलेंस हो गया, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हमने क्या देखा यहाँ पर कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 यहाँ पर हमने लिया है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, सल्फर में, यानी यहाँ पर ये -2 से कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, 0 में। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये फेनोमेना ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज कर दे रहा है KMnO4, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह से और भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्राइट हो गई, नाइट्राइट को ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प होता है। इसके अलावा NO2 माइनस जो है वो कन्वर्ट हो सकता है NO3 माइनस में, अगर हम इसको लेंगे, या ऑक्सीलेट्स अगर है हमारे पास, ऑक्सीलेट्स का मतलब जैसे COO माइनस, ये ट्वाइस वाला, ये अगर है तो ये CO2 में कन्वर्ट होता है। और इसका हम लोग जो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एक रिएक्शंस कराते हैं जहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं अगेंस्ट KMnO4, तो ये वहीं का रिएक्शन है। ठीक है, आइए उसको देख ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल पर्पज़ से भी काम देगा। तो जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सैलिक एसिड ले ली, तो C2H4, अच्छा हम इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड वैसे COOH ट्वाइस ऐसे करके होती है। ठीक है, इसको हम लोग कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं C2H2O4 फॉर कन्वीनियंस के लिए खाली। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हम क्या करते हैं, KMnO4 का एसिडिक मीडियम लेते हैं। एसिडिक मीडियम में हम लोग, अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स कर रखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर एसिडिक मीडियम के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, हमको प्रोडक्ट मिलता है K2SO4, मैंगनीज सल्फेट, साथ में कुछ वाटर और CO2 गैस। ठीक है, और आपने इसको बैलेंस भी किया होगा ज़रूर, क्योंकि आपने पढ़ा है तो अब पता ही होगा, ये 5 मोल्स इस्तेमाल होता है, ये 2 मोल्स और ये 3 मोल्स। ठीक है, तो हमको सारा प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे यहाँ पर हमको ये 2 मोल्स मिलेगा, वाटर जो हमको 8 मोल्स मिलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 10 मोल्स मिलती है। ठीक, तो यहाँ जगह ख़त्म हो गई, इसके बगल में लिख देते हैं +10 CO2। ये वाला रिएक्शन जो है हमारे सिलेबस में है, ये हम लोगों ने इसका टाइट्रेशन कर रखा है।
ठीक है, जहाँ पर हम लोग ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं KMnO4 के अगेंस्ट, जहाँ पर KMnO4 खुद जो है किसकी तरह बिहेव करता है, एज एन सेल्फ इंडिकेटर बिहेव करता है। तो ये प्रोसेस जो होती है हमारी टाइट्रेशन में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, होता क्या है इसमें बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह फेरस सल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक सल्फेट में। इसी तरह और भी तमाम चीज़ें, जैसे पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे इसमें हम रिएक्शंस बुक में भी आपको मिल जाएंगे और आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ या उसके टाइट्रेशन में क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत कॉमन एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाती है क्लोरीन में, तो हमको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है जो हमको एक्सपेक्टेड रहता है। इसलिए हम लोग KMnO4 के टाइट्रेशन में आमतौर से सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन के अलावा, इस पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी किया जाता है। जैसे कि ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अक्सर रिएक्शन जैसे हमने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया या कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सीडाइज किया और तमाम चीज़ें, जितने भी ऑर्गेनिक कार्बोनिल कंपाउंड्स वगैरह हैं, इनको ऑक्सीडाइज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो उनको हम लोग जब करते हैं तो उसमें हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए रहता है, तो हम वहाँ पर KMnO4 का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली कह लीजिए, तो वहाँ पर टेक्सटाइल फैब्रिक्स जो होती हैं उनको ब्लीच करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कई सारे जो ऑयल्स होते हैं उनका कलर हटाने के लिए, उनको डीकलराइजेशन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स होता है ना वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर पर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था पूरा हमारा KMnO4 के ऊपर कुछ डिटेल वीडियो। उम्मीद करते हैं इसमें सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।